हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज एक बार फिर से मैं हाजिर हुई हूँ आप लोगों के सामने एक और ऐसी फ़िल्म के बारे में बात करने के लिए जिस फिल्म को शायद एक ज़माने में आप लोगों ने इस फिल्म के बारे में सुना होगा, लेकिन क्योंकि वक्त इतना बीत चुका है, लोग इतना अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं और हम आज की दुनिया में एआई वर्ल्ड में कहीं ना कहीं एंटर कर चुके हैं। तो इतना वक्त आगे बढ़ चुका है तो सोचते हैं कि जब हम इतनी आगे बढ़ चुके हैं तो क्यों ना थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटा जाए और उस दौर को याद किया जाए जब इतनी सुख सुविधा नहीं थी। उसके बावजूद भी फिल्में बना करती थी और फिल्मों का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ हुआ करता था। मैं ये बातें ऑलरेडी अपने वीडियोस में कई बार बोल चुकी हूँ कि जो 90s का सिनेमा था वो बहुत ही ज़्यादा कलरफुल था और बहुत कुछ ऐसा हमें देखने को मिलता था जो आज की आधुनिक टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमें आज के सिनेमा में वो सब नहीं देखने को मिलता। तो ऐसे ही वक्त की एक फ़िल्म मैं ढूंढ कर लाई हूँ जिसका नाम था डुप्लीकेट। अब आप कहेंगे डुप्लीकेट ये कौन सी फ़िल्म थी, मतलब शायद आपको ये नाम सुन के थोड़ा याद भी आए। लेकिन अगर मैं इसका एक गाना आपको बताऊं जो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हिट हुआ था और बूगी वूगी नाम का एक शो आता था, तो उसमें जो कंटेस्टेंट होते थे वो ज़्यादातर इसी गाने पे डांस करते थे, स्पेशली फीमेल्स। और वो गाना था मेरे महबूब मेरे सनम, शुक्रिया मेहरबानी करम। अब तो आपको याद आ ही गया होगा। जी हाँ, ये वही डुप्लीकेट है जिसमें शाहरुख खान, जूही चावला और सोनाली बेंद्रे थी। इस फिल्म की कुछ खासियत मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि इस फिल्म को डायरेक्ट किया था महेश भट्ट साहब ने। वही महेश भट्ट साहब जिनको 2020 में शुगर डैडी का नाम जो है एक तरीके से उनको मिला, लेकिन उस वक्त पे वो द डायरेक्टर महेश भट्ट हुआ करते थे, द प्रोड्यूसर महेश भट्ट हुआ करते थे और पूजा भट्ट के पिताजी हुआ करते थे। वो बात अलग है कि कुछ साल बाद वो आलिया भट्ट के भी पिताजी बने। फिर जो है करीब करीब उससे पहले राहुल भट्ट के पिताजी के नाम से उन्हें जाने लगा जब राहुल भट्ट जो हैं बिग बॉस के सीज़न 4 में गए थे। लेकिन उस टाइम पर महेश भट्ट की जो पर्सनालिटी थी, जो ऑरा था, वो कुछ डिफरेंट था। लेकिन वही वाली बात है कि जब वक्त बदलता है तो हालात बदलते हैं, हालात बदलते हैं तो जज्बात बदलते हैं। तो अब जो महेश भट्ट जी की जो कहते हैं ना 2020 में कुछ लोगों की बड़ी छींचा लेदर हुई थी, तो उसमें एक नाम मिस्टर महेश भट्ट जी का भी था। लेकिन खैर, मैं सन 2020 की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ 1998 के बारे में। जी हाँ, 1998 के बारे में, साल के बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ। मैंने जिन फिल्मों के बारे में अभी कुछ वक्त पहले ज़िक्र किया था जो 1998 में आई थी, तो मैंने बताया था कि काफ़ी अच्छा साल था वो बॉलीवुड के लिए। अगर मैं बात करूँ शाहरुख खान की, तो शाहरुख खान की कई फिल्में 1998 में आई, जैसे कि दिल से भी आई थी मूवी जिसमें मनीषा कोइराला थी। हालांकि वो फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली पर गाने बहुत चले थे। और अगर मैं बात करूं दूसरी फ्लॉप फिल्म की शाहरुख की, तो ये डुप्लीकेट मूवी ही थी जो कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब मूवी थी। कहने को ये एक रोमांटिक कॉमेडी थ्रिलर कह लो, पूरा मसाला इसमें ऐड किया था, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग ये मूवी थी। आप सोचिए उस वक्त जब सिनेमा इतना ज़्यादा लोकप्रिय हुआ करता था, तो उस वक्त भी कुछ ऐसी इरिटेटिंग मूवी बनती थी जो कि कहने को इसमें बड़े बड़े स्टार्स होते थे। वो कहते हैं ना, ऊंची दुकान फीका पकवान, बिल्कुल उसी फ़लसफ़े को, उसी वाक्य को आप कह सकते हैं, उसी मुहावरे को इस मूवी ने बड़ा सच किया था। इसमें कहने को जूही चावला थी और जूही चावला और शाहरुख की जोड़ी को ना 90s में काफ़ी पसंद किया जाता था। और अगर मैं अपनी बात करूँ ना, तो मुझे काजोल और शाहरुख से ज़्यादा जूही और शाहरुख की केमिस्ट्री थोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि दोनों की जो पर्सनालिटी है काफ़ी मुझे
मतलब एज अ केमिस्ट्री सही लगती है। मतलब मुझे काजोल और शाहरुख को लोग शायद ज़्यादा पसंद करते हैं, इनके कपल को लोग ज़्यादा हाइप देते हैं, बट मुझे पर्सनली शाहरुख और जूही की जोड़ी ज़्यादा अच्छी लगती थी। और शाहरुख और जूही ने भी साथ में बहुत सारी सुपर ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं, फ्लॉप मूवीज़ भी दी हैं, लेकिन साथ में भी उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूवीज़ दी हैं। अगर मैं बात करूं इस मूवी के बारे में, डुप्लीकेट में, तो इसमें भी जूही चावला तो हैं ही, साथ में सोनाली बेंद्रे भी हैं। सोनाली बेंद्रे के बारे में भी मैंने अपने कुछ वीडियोस में बात करी है, जब मैंने उनकी फ़िल्मों के बारे में बात करी थी, जैसे कि सरफरोश मूवी के बारे में मैंने बात करी थी, हम साथ साथ है मूवी के बारे में बात करी थी। एक्चुअल में सोनाली ने काम तो बड़ी बड़ी फ़िल्मों में किया, लेकिन वो बड़ी बड़ी फिल्मों में होने के बावजूद भी सोनाली को ना वैसे नोटिस नहीं किया जाता था जैसा कि वो डिज़र्व करती थी। अगर इन शॉर्ट में कहूँ तो इतने लंबे करियर होने के बावजूद भी सोनाली बेंद्रे के पास कोई भी ऐसा रोल मुझे नहीं लगता अभी तक आया है जो कि पूरा का पूरा सोनाली के कंधों पर डालकर उस फिल्म को चलाया गया हो। जैसे कि बहुत सारी विमेन सेंट्रिक मूवीज़ आती हैं जिसमें हीरोइन ही हीरो होती है, लेकिन सोनाली के पास ऐसी फिल्में नहीं आई। वो हमेशा चलती फिरती फिल्मों में, उनके रोल भी बड़े चलते फिरते थे। सॉरी अगर आपको मेरी थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ी अजीब लग रही हो, लेकिन कोई खासा उनका रोल नहीं था। उनकी एक फ़िल्म आई थी सन 2000 या सन 2001 के आसपास, हमारा दिल आपके पास है, जिसमें अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय होते हैं, और शायद उसको सतीश कौशिक ने बनाया था। वो भी शायद किसी साउथ मूवी की रीमेक थी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें जो सोनाली बेंद्रे को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का स्क्रीन अवार्ड मिला था। हालांकि मैंने वो फिल्म देखी है और सोनाली बेंद्रे का रोल ठीक ठाक ही था, कोई बहुत बढ़िया रोल नहीं था। हालांकि सोनाली बेंद्रे है बहुत अच्छी, सुंदर हैं, लेकिन उनको वो मुकाम नहीं मिला बॉलीवुड में जो शायद बाकी की उनकी जो प्रतिद्वंदी एक्ट्रेसेस थी, उस दौर की जो एक्ट्रेसेस थी, उन्हें मिल रहा था। जैसे कि करिश्मा कपूर ले लो, तब्बू ले लो, इन्होंने कहीं ना कहीं खुद की एबिलिटी, कैपेबिलिटी को साबित किया है। अब जो सोनाली बेंद्रे हैं वो अब OTT प्लेटफॉर्म पे आती हैं, आजकल तो वो एक शो भी होस्ट कर रही हैं। मतलब कि ठीक है, वो काम कर रही हैं। अच्छा मैं आपको बता दूं, सोनाली बेंद्रे ने 2000 के एरा में, सन 2001 के एरा में शायद टीवी पर भी काम किया था। उनका एक स्टार प्लस पर एक शो आता था, क्या मस्ती क्या धूम करके, जो शायद मंडे के मंडे आता था इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो उसमें सेलिब्रिटीज़ आते थे। एक्चुअली अमिताभ बच्चन ने जब से कौन बनेगा करोड़पति में अपना जलवा जब से दिखाया था ना, उसके बाद बहुत सारे स्टार्स उनको देखा देखी छोटे पर्दे पर आ गए थे। जैसे कि गोविंदा आ गए थे, अनुपम खेर और मनीषा कोइराला भी आ गए थे, सवाल 5 करोड़ का। फिर जो गोविंदा आए थे, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के कुछ टाइप का रियलिटी शो, गेम शो लेकर, क्योंकि सब लोग मैदान में उतर आए थे। क्योंकि अमिताभ बच्चन का जो कंफर्ट लेवल उन्होंने देखा था KBC में, तो सबको लगा कि भाई अमिताभ बच्चन आ गए तो फिर हम भी आएंगे। क्योंकि पहले टेलीविज़न पे काम करना लोग अपनी शान के खिलाफ समझते थे। ख़ास तौर पे टेलीविज़न पर वही फिल्मों के एक्टर काम किया करते थे जो बॉलीवुड में इतना खासा कमाल नहीं कर सके, तो चलो छोटे पर्दे पर किस्मत आजमाई जाए, तो ऐसे करके काम करते थे। लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने ये एक ट्रेंड शुरू किया, एक तरीके से एक झिझक और हिचक तोड़ी सेलिब्रिटीज़ के लिए, जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, तो फिर सबको लगा कि भाई अब हमें भी आना चाहिए। और इसी की वजह है कि फिर बाकी तो फिर जैसे तैसे करके फिर एक के बाद एक सारे ही उतर गए। क्या शाहरुख खान, क्या सलमान खान, मतलब हर कोई टेलीविज़न पर होस्ट करता हुआ दिखने लगा। मतलब एक तरीके से होस्ट बनकर जो पब्लिक के बीच में जाकर उनका दोस्त बनकर उनसे जो कम्युनिकेशन
बिग बी करते थे, अमिताभ बच्चन करते थे, उसी फॉर्मेट को फिर बाकी सेलिब्रिटीज़ ने भी कॉपी करना शुरू कर दिया। आमिर खान भी पीछे नहीं रहे, वो भी अपना सत्यमेव जयते लेकर आए, जहाँ पर वो पब्लिक के बीच में बैठकर रोते थे अपने आप को रिलेटेबल दिखाने के लिए। तो इतना मतलब कि एक सिनेरियो ही टेलीविज़न का चेंज हो गया था। तो इसी स्वाद का जो रस है वो सोनाली बेंद्रे ने भी चखा टेलीविज़न पर, और उस वक्त वो अनमैरिड थी जब वो टेलीविज़न पर उन्होंने अपनी वो एक पारी खेली थी। और एक चीज़ मैंने नोट करी थी, शायद आई डोंट नो आप लोगों को वो शो याद है नहीं याद है, कि कैसे वो उनके शो पर मेल स्टार्स तो बड़े बड़े आते थे जैसे गोविंदा, आमिर खान, लेकिन एक्ट्रेसेस जो आती थी ना वो नई नई लड़कियां आती थी। जैसे कि उस टाइम पर बिपाशा बासु नई नई आई थी इंडस्ट्री में अजनबी मूवी से। तो वो कहीं ना कहीं मुझे एक वो राइवलरी जो एक्ट्रेसेस की दिखती है, एक कहीं ना कहीं वो एक हिचक तो थी कि भाई मेरा करियर जो है वो टेलीविज़न पर अब मैं लेकर आई हूँ, एक तरीके से नई पारी खेल रही हूँ। जो मेरे साथ की एक्ट्रेसेस थी वो तो अभी भी फिल्मों में अच्छे अच्छे रोल कर रही हैं और मैं टेलीविज़न पे आ गई, वो हिचक तो देखने को मिलती थी। इसीलिए जो सीनियर एक्ट्रेसेस थी जो उनके बराबर की थी वो उस शो में कभी नहीं आती थी। जो नई नई लड़कियाँ बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही थी वो बड़े आराम से आ जाती थी, क्योंकि भाई सोनाली उनके सामने सीनियर थी कि भाई एक अपना एक ईगो को बूस्ट करना, जो एक फीमेल ईगो होता है, ये चीज़ मैंने नोट करी थी। शायद और भी लोगों ने नोट करी होगी, बट ये मैंने भी नोट किया था और शायद मेरे साथ में जो देखते थे उन्होंने भी नोट किया था। एक्चुअली बहुत पुरानी बात हो गई। तो खैर ये सोनाली का थोड़ा सा करियर मैंने डिस्कस किया। अब मैं बात करूँगी फ़िल्म की। तो फिल्म में जो कहानी होती है दो हमशक्ल बंदों की होती है, जिसका किरदार एक शाहरुख खान ने ही निभाया होता है। एक किरदार शाहरुख का थोड़ा डरपोक किस्म का होता है और एक थोड़ा माचो टाइप का होता है। जो माचो टाइप का शाहरुख होता है वो गुंडा होता है, और जो एक भोला डरपोक टाइप का लड़का होता है वो एक शेफ़ होता है। अच्छा, किसी ने ना कमेंट भी लिखा था जब ये यूट्यूब पर ये फिल्म अवेलेबल है, कि भाई ऐसे लड़कों को तो आज की तारीख में एक नाम दिया जाता है जो जी से शुरू होता है। तो अब खैर उस टाइम पर तो हमें वो सब चीज़ें पता नहीं थी, क्योंकि हम लोग तो भाई फिल्म देखते थे और जो जो मोटा मोटा हमें समझ आता था उसके माध्यम से हम जो है अपना एक वर्डिक्ट दिया करते थे। लेकिन हाँ, ये चीज़ तो देखी थी। और उस टाइम पर ना जो शाहरुख का वो जो शायद बबलू मन्नू कौन सा कैरेक्टर था, मुझे याद नहीं उस कैरेक्टर का नाम, जो बड़ा डरपोक किस्म का हुआ करता था, वो चीज़ ना मैंने भी नोट करी कि हाँ कई अब थोड़ा सा मैं समझ गई कि शायद, जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि बॉलीवुड को पता होता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से किसकी पर्सनालिटी कैसे दिखने को मिलेगी। तो जो कैरेक्टर था उसमें शाहरुख का डरपोक वाला, उसी के पास जो है एंड में हीरोइन जाती है, यानी कि जो जूही चावला होती है वो उसी से शादी करती है। एक्चुअली होता ये है कि जैसे सीता गीता में होता है कि एक डरपोक एक स्ट्रॉन्ग, तो क्या होता है एक दूसरे की लाइफ एक्सचेंज हो जाती है। जो डरपोक वाला होता है वो एक हिम्मत वालों के बीच में चला जाता है, हिम्मत वालों की टोली के बीच में चला जाता है, और जो हिम्मत वाला होता है वो डरपोक लोगों के बीच में चला जाता है। तो जैसे कि ये एक कॉन्सेप्ट था, तो उसी कॉन्सेप्ट को एक थोड़ा सा मॉडिफाई करके ये डुप्लीकेट मूवी बनाई, जिसमें काफ़ी मतलब एंटरटेन करने की कोशिश करी, लेकिन वो एंटरटेनमेंट कम और इरिटेशन ज़्यादा बढ़ गई थी। इस फिल्म के गाने बहुत अच्छे थे जो आज भी बड़े अच्छे लगते हैं। जावेद अख्तर साहब ने गाने लिखे थे, अनु मलिक ने म्यूज़िक दिया था। बहुत ही पसंद किया था हमने इनके गानों को और उस वक्त बहुत सुना करते थे, और आज भी मैं बेट लगाती हूँ कि अगर आप सुनेंगे ना तो आपको बड़ा ही अच्छा लगेगा और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मैंने ये फ़िल्म एक्चुअली हॉल पे देखी थी, तो बहुत ही इरिटेटिंग इसकी कॉमेडी थी। बट आज मैं अगर इस मूवी को देखूँ ना तो उस वक्त के हिसाब से जो सोनाली का जो पहनावा था, गेटअप था, वो बड़ा बोल्ड दिखाया था।
हालांकि उस टाइम पर तो खैर इतना ज़माना बोल्ड नहीं था, लेकिन तब भी बड़ी हम लोगों को फैमिली के साथ देखने में ना बड़ी इरिटेशन हो रही थी कि ये सोनाली क्या कर रही है, क्योंकि सोनाली को बड़ा बोल्ड और बड़ा हॉट वो दिखाया था, लेकिन फिल्म पूरी तरीके से फ्लॉप रही थी। बस एक शाहरुख का नाम था, और जूही चावला उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा हीरोइन के रोल्स में दिखा करती थी, क्योंकि 90s के एरा में जूही चावला ने भी बहुत जो है वो उनको भी लाइमलाइट मूवीज़ मिली, जिसमें वो मतलब मूवीज़ ऐसी मिली जिसमें उनको लाइमलाइट मिल सके, जैसे कि डर मूवी थी जो शाहरुख खान के साथ थी, फिर यस बॉस, बहुत सारी मूवीज़ थी। तो जूही का भी एक क्रेज़ तो था, लेकिन ये फिल्म पूरे तरीके से फ्लॉप रही। तो एक कॉमेडी फिल्म थी जिसको बनाया था, और इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर थे, मैं आपको बता दूं, करण जौहर के पिता थे। तो ये एक और बात थी कि करण जौहर के पिता जो थे वो काम कर रहे थे, और शायद इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान ही जो शाहरुख है उन्होंने यश जौहर जी से कहा था कि अगली फिल्म जो आप बनाएंगे उसमें डायरेक्टर करण जौहर को आप लेंगे। तो जहाँ तक मुझे याद है कि इंटरव्यू में शायद यश जौहर साहब ने कहा था, हाँ यश जौहर साहब ने शायद किसी इंटरव्यू में बताया था कि मैं डुप्लीकेट की शूटिंग कर रहा था, तो मैंने शाहरुख से नेक्स्ट फिल्म के लिए डेट मांगी थी। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है मैं डेट्स दूंगा, लेकिन जो डायरेक्टर होंगे वो मेरी पसंद के होंगे, और वो होंगे करण जौहर। तो वहाँ से यश जौहर को पता चला था कि करण जौहर डायरेक्ट करना चाहते हैं। तो यही वजह है कि 1998 में डुप्लीकेट फिल्म रिलीज़ हुई जो बिल्कुल फ्लॉप रही, और फिर 1998 में ही आई कुछ कुछ होता है, जिसने बहुत कुछ बॉलीवुड को दे दिया। इनफैक्ट शाहरुख को बहुत कुछ दे दिया, और काजोल को बहुत कुछ दे दिया, और रानी मुखर्जी को भी बहुत कुछ दे दिया, जिसकी वजह से बहुत सारे अवार्ड्स इन लोगों को मिले, और करण जौहर का एक बहुत बड़ा जो ब्रांड है वो बन गया एक ही बारी में। तो मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि मैंने वो इंटरव्यू सुना था जब यश जौहर साहब जिंदा थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कैसे ये करण का डायरेक्शन में आना हुआ था उनके बेटे का। तो ये कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मुझे अभी भी मेरे जहन में थे, तो सोचा मैंने आप लोगों से डिस्कस करूं। तो ओवरऑल पिक्चर तो काफ़ी इरिटेटिंग है, लेकिन जो कैरेक्टर शाहरुख ने प्ले किए दोनों, चाहे वो डॉन के हों चाहे वो डरपोक के हों, वो बिल्कुल, देखिए शाहरुख की एक्टिंग तो मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि बहुत ख़राब वो एक्टर रहे हैं, लेकिन हाँ इसमें उन्होंने एक डबल रोल प्ले किया। लेकिन वही वाली बात है कि ठीक है, उनकी कुछ कॉमेडी फिल्म 90s में आई थी जो अच्छी खासी चली नहीं थी, क्योंकि 90s का जो एरा था वो गोविंदा का भी कॉमेडी के मामले में बहुत स्ट्रॉन्ग जा रहा था। तो हर कोई सोचता है यार चलो गोविंदा कर सकता है तो क्या हम नहीं कर सकते, चलो हम भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, जो मुझे नहीं लगता कुछ गलत है। आप अपनी भी कला की खुद से आजमाइश ले सकते हैं। तो बट वही वाली बात है कि जो गोविंदा थे वो गोविंदा ही थे, और बट अनफॉर्चुनेटली ये पिक्चर एंटरटेनमेंट कम और इरिटेशन लेवल आपका ज़्यादा बढ़ा के गई थी, और बहुत ज़्यादा मतलब कॉमेडी तो आ ही नहीं रही थी। हमने तो ये हॉल पे देखी थी, और उस ज़माने के जो हॉल्स होते थे भाई, मुझे याद है, मुझे आज भी याद है 6 से 9 का हमको शो मिला था, और बड़ी ही लास्ट मोमेंट पे हम फिल्म देखने गए थे, मतलब हमारा कोई प्लान नहीं था, तो ऐसे ही चले गए थे सिनेमा। मेरे फादर जो हैं, हमारे घर के पास ही था एक सिनेमा घर, तो वहाँ पर उन्होंने फ़ोन किया मेरी मदर को कि मैं लाइन में खड़ा हूँ तो क्या इस फिल्म की टिकटें चाहिए, देखनी है। तो हम लोग सारे खुश हो गए, हाँ हाँ चलो 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 चलो, क्योंकि भाई वो वक्त ही कुछ और था, जो एंटरटेनमेंट यही हुआ करता था। और जैसे कि मैंने कहा कि सिनेमा घर में जाकर फिल्म देखना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। अब तो खैर कोई जाने को तैयार नहीं है, हर कोई अपने स्मार्ट टीवी पर ओटीटी पर फिल्म देख सकता है और बड़े आराम से एंजॉय कर सकता है। बट उस टाइम पर जो लोग बाहर जाते नहीं थे, ज़्यादा घूमते नहीं थे, ट्रैवलिंग नहीं कर पाते थे, तो एक यही फिल्म देखना ही बहुत बड़ा एक एंटरटेनमेंट दिखता था। लोग कहते थे कि भाई बच्चों के सामने 2 ऑप्शन रखते थे, या तो बाहर चलो या तो मैं तुम्हें एक मूवी दिखाने ले जाता हूँ सिनेमा घर में।
तो कुछ लोगों को जिनको मूवी देखना होता था वो मूवी देख के खुश हो जाते थे, कुछ लोग कहते थे नहीं हम बाहर जाएंगे, तो बाहर चले जाते थे। तो मतलब यही कुछ गिने चुने एंटरटेनमेंट, सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट हुआ करते थे उस ज़माने में। तो वो एक दौर हुआ करता था और एक आज का दौर है जहाँ पर ज़्यादा सुख सुविधाएं हैं लेकिन एंटरटेनमेंट खरा वाला नहीं है जो होना चाहिए। तो फिल्म की कहानी वही है, कोई ज़्यादा खासी कोई बड़ी नई नहीं थी, बस गाने थे और गानों में जो डांस था, जो केमिस्ट्री थी शाहरुख और जूही की, वो काफ़ी अच्छी थी। और जो एक भोलापन, सादापन जो एक लड़के में जो यू you नो पहले और आज में बहुत फ़र्क होता है। मतलब अब तो अगर कोई लड़का ऐसी पर्सनालिटी का कोई देखती है लड़की तो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू बना लेती है, बट उस टाइम पर एक अलग सोच थी। मैं ज़्यादा खुल के तो नहीं कहूँगी लेकिन आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रही हूँ। मतलब लोगों लोगों को भी अब देखिए काफ़ी चीज़ें समझ तो आने लगी हैं, क्योंकि वो जो डरपोक लड़के का जो कैरेक्टर होता है वो उसको पहले के ज़माने में तो एक्सेप्ट कर लिया जाता था, लेकिन आज तो भाई अल्फ़ा मेल टाइप के लड़के ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसमें शाहरुख ने जो गुंडा वाला जो कैरेक्टर है वो एक अल्फ़ा मेल का ही कैरेक्टर था, लेकिन एंड में उसमें जो डरपोक लड़का होता है वो थोड़ा सा अपना डरपोकपना कम करके थोड़ा अपने ऊपर अल्फ़ा मेल का भी चोला ओढ़ लेता है। मतलब वो मर जाता है वो कैरेक्टर जो गुंडा होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कहानी ख़त्म करनी है और कुछ अलग दिखाना है। और ऐसा तो नहीं है कि भाई गुंडा सुधर गया, भाई गुंडा था वो मर गया लेकिन मरते मरते थोड़ा सुधर गया, और जो अच्छा इंसान था वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बन गया और उसको मिल गई उसकी हीरोइन और कहानी ख़त्म हो गई। और बस इसी के साथ मैं जानती हूँ कि मैंने ज़्यादा कहानी पर जोर नहीं दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि आप लोग देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको ये कहानी के बारे में। बट मैं यही कह सकती हूँ कि कहानी बहुत रेगुलर थी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा इसको इरिटेटिंग लेवल पर बनाया गया, जिसकी वजह से जो है कहानी अगर साधारण भी होती है ना, अगर उसे अच्छे से डायरेक्ट किया जाए, उसे अच्छे से जो है प्रेजेंट किया जाए, तो एक साधारण सी कहानी में भी बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट्स आ सकते हैं और आपका एज अ ऑडियंस देखने का भी मन करता है। लेकिन जब आप साधारण सी कहानी में बहुत ही इरिटेटिंग, बहुत ही अजीबोगरीब एक्सप्रेशन, मतलब कि मैं शायद एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, अगर आप देखेंगे पिक्चर मुझे तो बड़ी इरिटेटिंग लगी। हाँ, लेकिन आज अगर पीछे मुड़ के अगर आप इस फिल्म को दोबारा देखना चाहें तो देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि उस टाइम पर किस तरीके से सिनेमा में काम होता था, एक्सपेरिमेंट्स होते थे, और इतनी ज़्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी ना होने के बावजूद भी पिक्चर को एटलीस्ट आप एक बार तो देख सकते थे, ऐसी फिल्में बना दी जाती थी। और जो लोग थोड़ा एक अलग एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हैं, कुछ शाहरुख से रिलेटेड, कुछ कॉमेडी से रिलेटेड, तो आप देख सकते हैं। बट इसमें आपको कॉमेडी कम, और मैं बार बार एक ही वर्ड का प्रयोग कर रही हूँ, इरिटेशन, क्योंकि वाकई मुझे इरिटेशन हुई थी उस वक्त ये फिल्म देखकर कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। बहुत ही ओवर लाउड, शाहरुख थोड़े से ओवर भी करते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन वही वाली बात है कि हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान कॉमेडी भी करे और सीरियस रोल भी करे और कैरेक्टर रोल भी करे। ये ऐसा भी नहीं है कि हर कोई नहीं कर सकता, ये भी नहीं है कि हर कोई ही कर सकता है। तो ये डिफरेंस होता है, बट शाहरुख ने ट्राई किया, वो फेल रहा। उसके बाद उनकी रोमांटिक फिल्म आई कुछ कुछ होता है, जिससे वो सारी चीज़ें कवर अप हो गई। दिल से मूवी भी आई थी जो लोगों को समझ नहीं आई, मुझे भी समझ नहीं आई, वो फिल्म फ्लॉप हो गई। तो ये शाहरुख का जो सफ़र था वो काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव तो थे ही, लेकिन उस वक्त जो शाहरुख की जो मार्केट वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब आप कह सकते हैं अच्छी थी। और शाहरुख का बस कुछ ही सालों से जो है मार्केट थोड़ी सी डामाडोल हुई, बट वैसे शाहरुख का जो क्रेज़ था, चार्म था, वो कभी इतना डल मैंने नहीं देखा।
ठीक है, फिल्में फ्लॉप होती थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी फिल्में भी उनके करियर में उनको आगे पहुंचाने में उनको एक तरीके से बैलेंस कर देती थी। तो खैर ये मेरा एक डिफरेंट टाइप का रिव्यू था। आई डोंट नो आपको कैसा लगा, ज़रूर बताइएगा। और सोनाली काफ़ी अच्छी लगी थी इस फिल्म में, सुंदर लगी थी, काफ़ी हॉट लगी थी, उनको काफ़ी हॉट तरीके से प्रेजेंट किया गया था। एंड ऑफ कोर्स जूही तो चार्मिंग थी ही, और जूही के बारे में तो मैं पहले भी बहुत बात कर चुकी हूँ। तो बस इसी के साथ इस वीडियो को आप सुनिए और इन्जॉय कीजिए। आई होप मैंने जो भी बोला है वो आपको काफ़ी सही लगा होगा और आपने इन्जॉय किया होगा। आई डोंट नो, मैं कोई स्क्रिप्ट लेकर तो बैठती नहीं हूँ, जो दिल में आता है वो बोल देती हूँ। कभी शब्द ऊपर नीचे आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि बस मैं बोल रही होती हूँ, मेरे सामने कोई ऐसी कोई पेपर पेंसिल तो होती नहीं है। तो थोड़ा सा हो सकता है मेरी लैंग्वेज, मेरे वर्ड्स आपको थोड़े से ऊपर नीचे आगे पीछे हो सकते हैं। अगर आपको नहीं सही लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। तो ये फ़िल्म यूट्यूब पर अवेलेबल है और मैं इसका लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, देख लीजिएगा। एक बार तो देख सकते हैं अगर आप शाहरुख के फ़ैन हैं, या शाहरुख और जूही को आपने कभी साथ में पसंद किया हो एज अ ऑन स्क्रीन कपल। तो आप कुछ शाहरुख का कुछ एक्सपेरिमेंटल वर्क देखना चाहते हैं तो ये फिल्म देख सकते हैं। और बताइएगा उस लेवल के हिसाब से कितनी बोल्डनेस आपने इस मूवी में देखी थी। तो बस इसी के साथ चलती हूँ, लौट कर मिलती हूँ। हैव अ ब्लेस्ड डे और थैंक यू सो मच।